नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे सूरत की सीट के बारे में। मैं यहाँ पे केवल सीट की बात कर रहा हूँ। अब ये सीट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हम कार की सीट की बात कर रहे हो, या स्कूटर की सीट की, या फिर हवाई जहाज़ की सीट की बात कर रहे हो। तो यहाँ केवल सीट की बात हो रही है। वो सीट कैसी है, किसकी है, किस लिए है, उस पर बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि मुझे उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है, वीडियो बनाते समय। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि हमारे देश की सरकार कैसी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्कूटर की सीट की। तो सूरत के लोगों के साथ जो हुआ वो अपने आप में अलग चीज़ है। सूरत के लोगों ने 40 साल तक इस सीट पे बैठने वाले लोगों को समर्थन किया। तो कहने का मतलब ये भी है कि सूरत के लोग अगर यही चाहते थे तो उन्हें मिला वो। उसमें फिर ये कहना कि सूरत के लोगों के साथ अन्याय हुआ, ये सब कहना बेवकूफ़ी है। अगर सूरत के लोगों को ये चीज़ पता थी या नहीं थी अलग बात है, मगर 40 साल तक अगर उन्होंने ऐसे लोगों को समर्थन किया तो अभी कौन सी बड़ी बात हो गई। हो सकता था कि वो अगले 5 साल के लिए भी ऐसे लोगों को समर्थन देते। तो ये कहना कि भाई इससे लोगों का नुकसान हुआ है, देश के लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, मैं नहीं मानता। क्योंकि सूरत के लोगों ने 40 साल से जिसे वोट दिया है, कोई हैरानी नहीं होती अगर इस बार भी वो वोट दे के उस ऐसे ही जिताते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपने आप में अलग बात है। मगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो घोलमेल हुआ, ये जो भी हुई चीज़ें, इसमें एक तरीके से कॉरपोरेट कल्चर की छवि नज़र आती है। कॉरपोरेट कल्चर क्या होता है कि एक ऑफिस होती है या एक कंपनी होती है जिसमें जो आदमी अच्छा करता है उसे प्रमोशन मिलता है, उसे शाबाशी मिलती है और उसकी सैलरी बढ़ जाती है या उसका पद बढ़ जाता है। तो ये जो सूरत की सीट पे हुआ, ये कुछ ऐसा ही है कि बिना किसी मतलब के ये जो चीज़ हुई है उसे किया गया। अब इसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे 40 साल से सूरत के लोगों ने ऐसे लोगों को बिठा के रखा है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस बार भी बिठा ही देते। मगर जैसा कि मैंने कहा कि कॉरपोरेट कल्चर में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, जिससे उन्हें शाबाशी मिले, प्रमोशन मिले। तो सूरत में जो भी हुआ, सूरत की सीट पे जो भी हुआ, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की एक निशानी है कि भाई हमने आपको एक सीट ला के दे दी और अब हमें इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए या फिर इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मगर ओवरऑल होता ये है कि इसमें बहुत बार ब्लंडर भी हो जाता है। ब्लंडर इस प्रकार होता है कि कंपनी को या फिर जो भी संस्था है उसे उसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा काम के चक्कर में या अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में बहुत बार गलत चीज़ें भी हो जाती है। और जो सूरत में हुआ है ये ऐसा है कि इससे लोगों को समझ आया, कि हमें किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। हो सकता है समझ ना भी आया हो, मगर मोटा मोटी जो लोग अब तक थोड़े न्यूट्रल भी थे उन्हें पूरी तरीके से ये चीज़ समझ आएगी कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है। और यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी पड़ती है कि जब प्रधान सेवक संसद में होते हैं वो कहते हैं कि मुझे मेरी कुर्सी पे बिठाने का अधिकार और यहाँ से खड़ा करने का अधिकार केवल और केवल जनता को है। ये उनके शब्द है प्रधान सेवक के, पार्लियामेंट में आप जाके देख लीजिएगा। मगर सूरत के लोगों को ये चीज़ भली भांति समझ आ गई है या आ जानी चाहिए कि अब उनके हाथ में से ये अधिकार निकल चुका है। अब उनके हाथ में ये अधिकार नहीं है कि वो प्रधान सेवक को अपने कुर्सी पे से उठा सके या निकाल सके, क्योंकि प्रधान सेवक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब सूरत के लोगों को बिना वोट दिए ही उनका नेता मिल चुका है और सरकार की एक सीट बढ़ चुकी है, एक सीट फिक्स हो चुकी है। बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी लोकतांत्रिक चुनाव के लोगों को अपना लोगों को अपना वोट देने का मौका ही नहीं मिला। इस तरीके से अगर लोगों को मिला होता तो फिर वो अलग बात होती।
लोगों को तय करने दिया क्या होता तो अलग बात होती। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जो नोटा का बटन है वो तो उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकता, है ना। नोटा का बटन वो भी तो कंपटीशन में है, वो भी तो कंटेस्टेंट है। तो नोटा के बटन को तो एटलीस्ट वहाँ पे रखना चाहिए था ना, चुनाव तो करवाना चाहिए था। और चलो ये भी बात आप साइड में रखें, जो बाकी उम्मीदवार थे, ऐसा कैसे हुआ कि सबको चुनाव लड़ने की इच्छा थी, सबने पर्चा भी भरा, मगर एकाएक किसी कारणवश सबने अपना पर्चा वापस ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक की इच्छा हो सकता है बदल गई हो, एक ने सोचा हो कि भाई नहीं लड़ना चुनाव, तो चलो कोई बात नहीं, एक ने अपना नामांकन वापस लिया, मगर सभी ने वापस ले लिया। और ऐसी भी बात नहीं है कि यहाँ पे खर्चा नहीं होता, आपको डिपॉजिट जमा करवानी पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए, भले फिर आप अपक्ष में लड़े। तो कोई व्यक्ति क्या अपना आर्थिक नुकसान करवा के क्या मिला हुआ चांस जाता करेगा क्या? सीधी सी बात है कि नहीं करेगा। तो सूरत में जो भी हुआ, प्रजा को भी ये चीज़ समझ आ चुकी है, सरकार को भी पता है कि उन्होंने क्या किया है, और जो सरकारी तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी जिसका काम है देश को मेंटेन करना, उन्हें भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर सबको एक तरीके से पता होते भी चुप्पी रखी गई है, इसे एक तरीके से कानूनी पक्ष रखा गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कानूनी है या नहीं है। क्यों कानूनी नहीं है? क्योंकि कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि हम अपना उम्मीदवारी वापस लेना नहीं चाहते थे, मगर हमसे वापस दिलवाया गया। तो ये भी एक तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन है कि अगर किसी पे किसी तरीके का दबाव बना के उसका अधिकारों को कुचला गया है, तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स का हनन है। मगर जैसा कि अमृत काल चल रहा है, मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई जांच या उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं होगी। कांग्रेस वालों ने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, मगर अभी तक कोई उसका अता पता नहीं है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे या क्या है। बहुत सारे मामले हैं, मगर ओवरऑल इससे हमें समझ में क्या आता है? समझ में यह आता है कि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत भोली भाली है। अगर कोई उसे दो मीठी बातें कर दे, दो अच्छी बातें सुना दे, तो उसको ये लोग 40 साल तक वोट दे के बिठा के रखते हैं। तो जो सूरत में हुआ, अगर कल पूरे देश में भी ये हो, चंडीगढ़ में तो हो चुका, ठीक है, सूरत में जो हुआ, अगर यही गुजरात मॉडल और चंडीगढ़ मॉडल अगर देश में भी लागू हुआ, तो मैं मानता हूँ कि लोगों का बहुत भला हो जाएगा, देश का भी भला होगा अगर ऐसा होता है तो। मगर यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जनता को ये चीज़ें क्यों समझ नहीं आई, या जनता क्यों इतनी बहक चुकी, या फिर इतनी उसमें समझने की शक्ति नहीं है कि उन्हें पता चले कि हम किसे वोट दे रहे हैं। अगर कोई दो मीठी बातें करता है, दो अच्छी बातें करता है, तो जनता इतनी कैसे बहक जाती है, हमें समझना पड़ेगा। हमें एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि हमारा जो भारतीय कल्चर है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे कि हमारे कल्चर में माना जाता है कि बड़े लोगों को मान सम्मान देना चाहिए। अब अगर कोई नेता उम्र में बड़ा है, तो हमारी देश की जनता ऑटोमेटिक उसे मान सम्मान देने लगती है। मान सम्मान मतलब कि अगर कोई बूढ़ा हो गया, ऐसा क्या हो गया कि उसे मान सम्मान देने की ज़रूरत है? छोटे को मान सम्मान नहीं देगा। अगर छोटा आदमी, उम्र में छोटा आदमी या बच्चा को, जो भी हो, 15-16 साल का, 20-21 साल का लड़का लड़की जो भी हो, अगर वो सही बात भी करता होगा, तो ये समाज, हमारा भारत का समाज, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे दबा देंगे कि इसे कितना ही पता है, ये तो अब बच्चा है, ये तो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, ये तो सच बोल ही कैसे सकते हैं, ये तो सही हो ही कैसे सकते हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर की खासियत है। और अगर कोई बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, जो इसकी उम्र बढ़ चुकी है बस, और कुछ नहीं किया, वो आदमी कैसा है, क्या नहीं, कितना सही, कितना गलत, क्या है, कुछ मतलब नहीं, मगर उसने जो बात कही, लोग उसे समर्थन करने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा है,
वो सच्चा हो सकता है, वो बुजुर्ग है, उसे इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देनी चाहिए। तो हमारे इंडियन कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है और उसका फ़ायदा उठाया जाता है नेताओं के द्वारा। तो जनता ने देखा कि भाई हमारा नेता तो बहुत बुजुर्ग है, इसे इज्जत दो, इसे वोट दो, इसे सरकार में बिठाओ। दूसरी भ्रांति हमारे समाज में ये भी है, हमारे कल्चर में ये भी है कि समाज सोचता है कि बड़ी उम्र के लोग बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्हें कार्य करने में बहुत समझदारी होती है कि वो अच्छे से कार्य कर पाएगी क्योंकि लंबा चौड़ा अनुभव होगा इनके पास। और ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी, बहुत घटिया, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर कोई उम्र में बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे काम करने में भी माहिरता हो, उसे एक्सपर्टाइज हो किसी काम में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर हमारे देश के लोगों को लगा कि उम्र में बड़े हैं भाई साहब, प्रधान सेवक की उम्र ज़्यादा है तो उन्हें काम करने में भी ज़्यादा माहिरता प्राप्त होगी। तो 10 साल में देख लिया, ये भ्रांति भी ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं एक तीसरी भ्रांति की। हमारा समाज सोचता है कि अगर किसी के बीवी बच्चे नहीं है मतलब कि वो सन्यासी है, मतलब कि वो समाज को छोड़ चुका है, उसे बीवी की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की ज़रूरत नहीं है, परिवार की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो सन्यासी हो चुका है। ठीक है, हमारा समाज सोचता है कि अगर किसी के बीवी बच्चे नहीं है तो वो सन्यासी है, और सन्यासी को तो किसी तरीके का लालच लोभ हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे समाज की गलतफहमी है कि जो खुद को सन्यासी नहीं कहता, अगर किसी ने बीवी बच्चे नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सन्यासी हो गया, मगर फिर भी समाज उस पर ठोक देता है कि तुम सन्यासी हो, भले तुम्हें पता नहीं है मगर तुम हो, हम तुम्हें सन्यासी कंसिडर करेंगे। और फिर वो आदमी भी खुद को सन्यासी दिखाने लगता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा देगा, भगवा कपड़े ओढ़ लेगा, मालाएं जपने लगेगा, उपवास करने लगेगा, गाय को रोटी खिलाएगा, लोगों को पूरा दिखाएगा कि हाँ भाई तुमने मुझे सन्यासी, तुम मुझे देखना चाहते हो, मैं सन्यासी बन गया हूँ। ठीक है, जनता को भी वही देखना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने बीवी बच्चे किए नहीं, जनता को लगता है कि वो सन्यासी है। भाई साहब ने भी कहा ठीक है, अगर तुम्हें यही देखना है तो मैं सन्यासी बन जाता हूँ। तो ये भी तीसरी बहुत खतरनाक भ्रांति है भारतीय समाज की, जिसके चलते ये ब्लंडर हुआ है जो कि सूरत में हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आता है कि जो ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी है, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, जो पुरानी पिछड़ी मानसिकता है, जो पीछे के समय की मानसिकता है, प्राचीन समय की मानसिकता है, उस समय जो लोग थे वो अलग थे, आज के जो लोग हैं वो अलग है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चीज़ों को समय के साथ बदलते हुए देखना जरूरी है और उसके हिसाब से अनुसरण करना भी जरूरी है। मगर किसी को इस चीज़ का प्रिविलेज मत दे दो कि भाई अगर इसकी उम्र ज़्यादा है तो ये ऐसा होगा, इसके बीवी बच्चे नहीं है तो ये ऐसा होगा, अगर ये भगवा कपड़े पहनता है तो ये ऐसा होगा। ये सब क्या है? आप अपने आप को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप उन्हें खुला लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई आओ हमें बेवकूफ़ बना दो, और बन गए आप। ये है। अभी हाल ही में टीवी में उनका एक वीडियो चल रहा था, तो प्रधान सेवक ने कहा कि वो बालों को रंग करते हैं, बालों को रंग करते हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक है, ताकि उम्र दिख सके, बुढ़ापा दिख सके। काले बाल हो गए तो लोग सीरियसली लेंगे नहीं, लोग कहेंगे ये तो जवान है, ये तो युवक है, इसे क्यों वोट दे, इसमें समझदारी वाली कौन सी बात है, इसे तो लालच होगा, इसे तो लोभ होगा। तो भाई साहब ने अपने बालों को कलर करना शुरू कर दिया। लोगों ने कलर देखा, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने मंत्री बना दिया। ये सब चीज़ें हैं। तो सूरत वालों के साथ जो हुआ वो दिखाता है कि हमारा भारतीय समाज किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से हमारा भारतीय समाज सोचता है। मगर ये पूरे भारत की बात नहीं है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम ईस्ट में जाए, ईस्टर्न साइड, मणिपुर की तरफ, अरुणाचल की तरफ, तो वहाँ पे राजनीति पूरी बदल जाती है। वहाँ पे ये मेंटलिटी नहीं है कि भाई किसी की उम्र क्या है, किसी का परिवार है कि नहीं। वहाँ पे व्यक्ति को देखा जाता है। वहाँ पे तुम जिस मंत्रियों को देखोगे, जिस नेताओं को देखोगे, आपको सब सामाजिक लोग दिखेंगे जो कि समाज के बीच में रहते हो। अगर आप नीचे की तरफ जाए, साउथ की तरफ जाए, वहाँ पे भी आपको ये सब राजनीति नहीं दिखेगी। वहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई हर एक आदमी अपने आप में ही एक सामाजिक व्यक्ति है, जिसकी ना उम्र से कोई लेना देना है, ना घर परिवार से कोई लेना देना है। बस कार्य को लेके लोग वोट देते हैं, विचारधारा को हो या जो भी कहो।
मगर ये जो आपको एक तरीके से टीवी शो दिखाया जाता है, खास करके नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में, आपके सामने पूरा का पूरा एक फिल्म रखा जाता है, टीवी शो रखा जाता है कि भाई देखो तुम्हें ये देखना है और इसको देख के तुम्हें वोट देना है। ये एटलीस्ट साउथ इंडिया में नहीं होता, ईस्टर्न इंडिया में नहीं होता, बस होता है तो वेस्ट और नॉर्थ में होता है। ये है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखती है कि नेता वही है जो हमारा समाज चाहता है। तो नेता को कहने से पहले हमें अपने समाज को कहना पड़ेगा कि क्या हमारा समाज भी यही चाहता है। ये बात है। कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जैसे पीयू रिसर्च संस्था वगैरह, वो ये रिपोर्ट करती रहती है, सर्वे करती रहती है, और इसमें दिखता है कि भाई लोगों का डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर लोग चाहते हैं कि मिलिट्री शासन आ जाए। कोई आइडिया भी है ना कि ये क्या चाहते हैं, नहीं आइडिया। तो जिस देश के लोगों को ये समझ ही नहीं है कि लोकतंत्र कितनी बढ़िया सी चीज़ है, ये कितना अच्छा गिफ्ट है गवर्नेंस के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जहाँ पे आप डिमांड भी कर सकते हैं, लोगों को निकाल भी सकते हो, लोगों को बिठा भी सकते हैं, सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर इस देश के लोगों को इतनी समझ नहीं है कि भाई लोकतंत्र क्यों है, कैसा है, इससे अच्छा अभी तक कुछ बाकी सिस्टम नहीं है, मगर फिर भी इस देश में अगर लोग मिलिट्री शासन की बात करते हैं या फिर ऑथोरिटेरियन शासन की बात करते हैं, जो कि रिसर्च में दिखाया गया है, सर्वे में ये दिखाया गया है कि लोगों को ये पसंद है, तो मैं मानता हूँ कि अगर लोगों के अंदर ऐसे विचार रहेंगे, लोगों के अंदर लोकतंत्र को लेकर समझ या जागरूकता नहीं रहेगी, तो फिर यही होने वाला है जो सूरत में हुआ। वहीं तुम यूरोप में जाके देखो, यूरोप के लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका की बात करूँ, कहीं की भी बात करूँ, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार है। वहाँ लोग किसी नेता को ये नहीं देखते कि भाई इसकी उम्र ज़्यादा है, इसके बीवी बच्चे नहीं है। लोग इसे भगवान का अवतार नहीं बताने लगते जैसा कि हमारे यहाँ होता है। ठीक है, लोग वहाँ पे सबको गालियाँ देते, फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बिडेन हो, ओबामा हो, कोई भी हो, लोग सबको गालियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमें व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, पूजा करने से क्या होगा। ये जो कुछ होते हैं ना लोग जो नेताओं के मंदिर बनाते हैं हमारे देश में, ये सब विदेश में नहीं होता। उन्हें पता है कि भाई क्या है, आदमी है, बस काम करो, अपना काम करने के लिए बिठाया है, काम नहीं करेगा तो चला जाएगा। मगर हमारे यहाँ ये चीज़ है ही नहीं, ये है बात। और अब हमारे यहाँ जो हो रहा है वो ये कि भाई अगर मैं चला गया तो ऐसा होगा, मैं चला गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। ये हो रहा है यहाँ पे इस देश में। कहाँ पे बात काम की होनी चाहिए और कहाँ पे अब डर की बात हो रही कि भाई मुझे निकाल दिया तो ये होगा, मैं चला गया तो वैसा होगा। भाई इसलिए तो देश के लोग जा रहे हैं यहाँ से। लोग विदेश में क्यों जा रहे हैं? अमेरिका के एम्बेसी के बाहर जाके देखो कितनी लाइन है। लोग इसीलिए जा रहे हैं कि भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के लोगों ने साबित करके दिखाया है कि भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लोग जब वोट देते हैं, लोग जब जातिवाद फैलाते हैं, लोग जब धर्मवाद फैलाते हैं, लोग जब कल्चर की बात करते हैं, मतलब कि मुझे समझ नहीं आता लिटरली कि ये जो लोग संसार का, समाज का ठेका लेके बैठे हैं कि भाई किसी को कैसे कपड़े पहनने हैं, किसी को कितने बजे घर के बाहर निकलना है, किसको कब शादी करनी है, किसी को कब बच्चे करने हैं, किसी को कैसे बाल बनाने हैं, किसी को कैसा दिखना है, कैसे गहने पहनने हैं, कितने बजे तक घर आना चाहिए, कितने बजे तक बाहर रहना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि समाज का ये जो पूरी ठेकेदारी लेके रखे, मुझे समझ नहीं आता कि देश कहाँ चला गया। बहुत विकास हो जाना चाहिए, देश तो कई अमेरिका से भी आगे निकल जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि देश में, पॉलिटिक्स में, समाज में या बाकी कहीं पे भी जो भी हो रहा है वो हमारे ही अंदर की चीज़ है। और इसीलिए हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भाई अपने अंदर के व्यक्ति को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। मगर हम है कि अपने अंदर के व्यक्ति को बदलना नहीं चाहते, हमें वहीं रहना है जो हम है या हम चाहते हैं। तो बाहर भी तुम्हें वही दिखेगा, बाहर वही दिखेगा जो तुम अंदर हो। डेट्स ऑल। तो ये है, आपको जो भी नीचे विचार सही लगे नीचे कमेंट करके बताओ, सही लगे गलत लगे कुछ भी बताओ। अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और मैं कहीं गलत भी लगूँ तो भी बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।